तो दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जो मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताए थे एनर्जी इक्विलिब्रियम और कंपैटिबिलिटी की। तो हम उसी को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो है एनर्जी का क्राइटेरिया, ठीक है। तो एनर्जी हम किसी भी सिस्टम का मान के चलते हैं कि वो कंजर्व्ड है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ऑल द सिस्टम विच वी आर कंसिडरिंग इज कंजर्व्ड, ठीक है। हमारा अगला क्राइटेरिया आता है वो आता है इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम हम जैसा कि जानते हैं कि द नेट फोर्सेस एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शंस ऑन ए बॉडी इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। और इसका आप एग्जाम्पल देखें तो आपका एग्जाम्पल आप एक सैटेलाइट जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है उसको वो आपका भले ही मूवमेंट में है लेकिन वो फिर भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एक गाड़ी है जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अ व्हीकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। उसके बाद हमारे काम की जो चीज़ है वो है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में डील करते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से ही डील करते हैं, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से डील करते हैं। तो ये इसका एक स्पेसिफिक केस हो जाता है जिसमें कि क्या होता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट पोजिशन, रेस्ट या स्टैटिक पोजिशन एक्सक्यूज मी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में इसका सबसे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है? एक बिल्डिंग, आप अपने घर के सामने खड़े एक बिल्डिंग को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो एक स्टैटिक पोजीशन में भी है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम इक्वेशंस देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं। तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट और एक होता है उसका 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट, ठीक है। तो जो 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट होता है उसमें 3 तरीके के एक्सेस हम कंसिडर करते हैं। एक होता है आपका एक्स एक्सेस, दूसरा होता है आपका वाई एक्सेस और तीसरा होता है आपका जेड एक्सेस, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन यहाँ पे बनेगा वो बनेगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। दूसरा बनेगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, कन्वेंशन के हिसाब से x आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और y आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। और जो आपका तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस z एक्सिस है तो उसमें भी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन z एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये फोर्स की बात हो गई। अब आप देखिए कि मोमेंट किन किन डायरेक्शन में किस किस डायरेक्शन के अबाउट हो सकता है, किस किस एक्सिस के अबाउट आप बॉडी रोटेट कर सकती है। वो भी 3 एक्सेस हो जाएंगे जैसा कि हमने 3D, क्योंकि हमने 3D एस्पेक्ट कंसिडर किया है। एक एक्स एक्सेस हो जाएगा, दूसरा वाई एक्सेस हो जाएगा, तीसरा जेड एक्सेस हो जाएगा। तो मोमेंट भी 3 डायरेक्शन में आ जाएंगे इसमें, ठीक है। 3 एक्सेस के अबाउट मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मोमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मोमेंट अलॉन्ग z एक्सिस इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है यहाँ पे हमें 6 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलते हैं जब हम 3D के एस्पेक्ट में बात करते हैं। 6 इक्वेशन मिलते हैं हमें यहाँ पे, ठीक। जब हम 2D एस्पेक्ट में बात करते हैं, 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट में बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 एक्सेस होती है डील करने के लिए। एक होता है एक्स एक्सेस, दूसरा होता है आपका वाई एक्सेस, ठीक है। और जो मोमेंट पॉसिबल होती है वो आपका जो स्पेस में जा रही होती है, यानी कि जेड एक्सेस होती है वो एक्सेस, उसके अबाउट मोमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जो इक्वेशंस हमें यहाँ मिलेंगे वो मिलेगा समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। दूसरा हमें जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। और जो तीसरा इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें कितने इक्वेशन मिल गए? यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन मिल गए, ठीक है। तो
ये था हमारा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पे दो क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया है। पहला एनर्जी का क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया है, दूसरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो वो है हमारा कॉम्पैटिबिलिटी का क्राइटेरिया, जो कि हमारा आखिरी तीसरा क्राइटेरिया है। तो इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने दो क्राइटेरिया देख लिए हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के, जो कि थे आपके एनर्जी और इक्विलिब्रियम। तो दो क्राइटेरिया हम समझ गए थे। अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पे, जो कि होता है कॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, कॉम्पैटिबिलिटी आपने सुना बहुत बार होगा, लेकिन इसका फील बहुत कम लोगों को होता है। तो इसका फील लेने की कोशिश कीजिएगा कि कॉम्पैटिबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है। डेफिनेशन वाइज जाए तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, द गुड फिट और कंटिन्यूटी ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज इट्स कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी का बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य इसका बेसिक अर्थ निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में सामंजस्य की जब बात करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है, कि हम जिस तरीके से अपने स्ट्रक्चरल मेंबर को या किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हम जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं बिहेव करने के लिए, वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी मेंबर हो, अगर उस पर हमारा एक्सपेक्टेड लोड से ज़्यादा लोड अगर आ जाए तो वो डिफॉर्म करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने जैसा सोचा वैसा डिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कहीं उसमें किसी तरीके का क्रैक तो नहीं आ गया, कहीं उसमें किसी तरीके का डिफॉर्मेशन तो नहीं आ गया। ठीक है, जब ऐसा होता है व्हेन द मेंबर्स और आपका कंपोनेंट्स डिफ्लेक्ट अनस्पॉन्टेनियसली, अनएक्सपेक्टेडली, तो उस केस में हमारा कंपैटिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कंपैटिबिलिटी आपका सपोर्ट का कैसा हो सकता है, कंपैटिबिलिटी आपका मेंबर का कैसा हो सकता है, कब कहते हैं कि उसको कंपैटिबल है, कब कहते हैं कि वो कंपैटिबल नहीं है। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाऊंगा, और जिन लोगों को डेफिनेशन चाहिए कंपैटिबिलिटी का, वो यहाँ से वीडियो पॉज करके डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्राइटेरिया कंपैटिबिलिटी के, जो कि होगा आपका कंपैटिबिलिटी ऑफ अ मेंबर। ठीक है, कंपैटिबिलिटी ऑफ अ मेंबर। ठीक है, तो एक सिंपल सा मेंबर जो हमारा बेसिक मेंबर बीम है, उसको कंसिडर करके हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है खेल यहाँ पे। ये हमारा बीम है, इसका कुछ लेंथ है L, और यहाँ से हमने एक लोड लगा दिया यहाँ पे P। ऑलराइट, ठीक है, इसके दो केस बनेंगे जब हम कहेंगे कि ये कंपैटिबल है, और दूसरा केस जो बनेगा जब हम कहेंगे कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, केस 1, केस 2। ऑलराइट, ठीक है, ये बीम है। अब जब यहाँ पे लोड लगा तो ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अलग से बना ही देता हूँ। ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे आया आपका डेल्टा। फिक्स सपोर्ट के केस में डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो होती है PL³/3 इंटू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, ये आप पढ़िएगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो चैप्टर होता है स्वयं का, वहाँ पे पढ़िएगा ये फॉर्मूलेज आप। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ, कहने का मतलब एक लोड आया और ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था और ऐसा ही हुआ, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो कंपैटिबल है। ठीक है, इन दिस केस वी विल टेल दैट आवर मेंबर इज कंपैटिबल। ओके, नो इश्यूज। ऑलराइट, नाउ विल मूव टू आवर केस 2। ये बीम है, सपोज कीजिए डिफ्लेक्ट करते करते कुछ इसका सिस्टम ऐसा हो गया, देख रहे हैं, एक क्रैक डेवलप हो गया यहाँ पे।
एक क्रैक डेवलप हो गया। तो जाहिर सी बात है जब एक क्रैक डेवलप हो जाएगा तो ये जो डेल्टा है, अगर इसको हम लोग डेल्टा 1 बोल देते हैं, तो यहाँ पे जो डेल्टा आपका क्रिएट होगा, अगर इसको डेल्टा 2 बोल देंगे, देन डेल्टा 1 विल नॉट बी इक्वल टू डेल्टा 2। ओके, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक क्रैक डेवलप कर गया। हम तो ऐसा एक्सपेक्ट करके नहीं बनाते हैं कि भाई हमारा कहीं से जो मेंबर है वो क्रैक हो जाए, ठीक है। अगर क्रैक हो गया तो हमारा डेल्टा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं PL³ आई, तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी विल से दैट आवर मेंबर इज नॉट compatible। ऑलराइट, आवर मेंबर इज नॉट कंपैटिबल, ठीक है। तो ये जो था हमारा, ये था हमारा कंपैटिबिलिटी ऑफ अ मेंबर, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट जाएंगे वो हम जाएंगे आपका कंपैटिबिलिटी ऑफ अ सपोर्ट पे। और एक एग्जांपल से समझेंगे कि सपोर्ट की कंपैटिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। compatibility of a support। फाइन। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट का। टाइप्स ऑफ सपोर्ट तो हमने देख रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। ये फिक्स्ड सपोर्ट है, 3 तरह के रिएक्शन भी आते हैं यहाँ पे, मालूम है आपको पहले से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लोड लगा दिया P, ठीक है। केस 1, जब हमने यहाँ पे लोड लगाया P, तो कुछ इस तरीके से ये बीम डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से ये बीम डिफ्लेक्ट करेगा। कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एक स्लोप आ रहा है, यहाँ पे तो एक स्लोप आ रहा है थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई स्लोप आपका जनरेट नहीं हो रहा है। फिक्स्ड सपोर्ट का क्राइटेरिया ही यही होता है कि कोई भी एक्सटर्नल लोड आएगा तो ये यहाँ पे मोमेंट रेजिस्ट करेगा, और अगर मोमेंट रेजिस्ट करेगा तो यहाँ पे कोई भी एंगल क्रिएट नहीं हो पाएगा। एंड इन दैट केस वी विल से दैट आवर स्लोप डेवलप्ड हियर इज 0। That means actually there will be no slope developed at the position of the fixed support. Further in this case the slope will be developed, but in the later deflection the slope will be created. But at the instant of the first support, at the instant of the fixed support, sorry, there will be no slope developed. Okay? तो in this case what we will say, हमने ऐसा ही expect किया था और ऐसा ही हो गया, तो in this case we will say that our support is compatible. Okay, what is the next case? Next case is something like this. This is our beam and it got deflected like this. Okay, it got deflected something like this. So in this scenario what has happened, that a slope is developed here, which is not an issue. But on the other hand, a slope has developed here also. At the instant of fixed support, a slope has developed. कहने का मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिक्स्ड सपोर्ट का जो इंस्टेंट है वहाँ पे कोई भी स्लोप डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में एक स्लोप डेवलप हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है जैसा हम चाहते थे वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, स्लोप डेवलप कर दे रहा है। तो हम उस केस में कहेंगे दैट आवर सपोर्ट इज नॉट कंपैटिबल। ऑलराइट, कोई इशू नहीं है यहाँ तक समझने में चीज़ों को, ठीक है। बिल्कुल आपको डायग्राम से समझा दिया मैंने, ठीक है, कंपैटिबिलिटी ऑफ अ सपोर्ट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका कंपैटिबिलिटी ऑफ अ जॉइंट, ठीक है।
तो जो कंपैटिबिलिटी ऑफ अ जॉइंट होती है वो हम लोग क्या है ना कि एक फ्रेम के रेफरेंस में सीख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेम का एग्जांपल लेंगे तो उसमें जॉइंट्स होते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्रेम के जॉइंट्स हैं वो रिजिड हैं, ठीक है। तो हम एक फ्रेम के एग्जांपल से जॉइंट की कंपैटिबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी ऑफ अ जॉइंट, तो एक प्लेन फ्रेम लेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एक फ्रेम ले लिया हमने यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं फ्रेम में ये रिजिड हैं, ठीक है। व्हेन वी से दैट इट इज रिजिड, in that case we mean that if any kind of load is applied on it, it doesn't distorts its internal angle which is the right angle. That means ये जो इसका अंदर का एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक। तो किसी भी केस में अगर ये रिजिड है तो ये डिस्टॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। ये डिस्टॉर्ट नहीं होता है, ये जो अपना जॉइंट का एंगल है 90 डिग्री का वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक लोड लगा दिए यहाँ से एक्सटर्नल एक P एक्सटर्नल लोड हमने अगर यहाँ से लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्वे करेगा, ठीक है। स्वे करने का बेसिक मतलब होता है थोड़ा सा लहरा जाएगा, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो, ठीक है। तो अगर ये लहरा जाएगा अगर, ठीक है, अगर लहराने के बाद भी अगर इसका जो रिजिडिटी है जॉइंट की वो मेंटेन रहती है, दैट मीन्स इसकी जो 90 डिग्री की एंगल है वो अगर मेंटेन रहती है तो उस केस में हमें कोई इशू नहीं होगा। उस केस में ये हमारा जो आपका जॉइंट है वो कंपैटिबल कहलाएगा। लेकिन अगर इन केस ये मान लीजिए कि स्वे करने के बाद अगर उसकी जो आपकी एंगल है जो 90 डिग्री की वो अगर मेंटेन नहीं रह पाई तो उस केस में कह देंगे कि हमारा जो जॉइंट है वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। तो ये केस 1 है। तो लोड लगने के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो बना, डायग्राम से आपको फील आ जाएगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दिस वाज 90 डिग्री, दिस वाज 90 डिग्री, ओके। तो जब ये थोड़ा सा स्वे किया है तो ये जो इंटरनल एंगल है इस जॉइंट का वो अभी भी 90 डिग्री मेंटेन्ड है, देख पा रहे हैं आप, ये दिस इज अगेन मेंटेन्ड इन दिस स्ट्रक्चर। सो व्हाट विल से दैट आवर जॉइंट इज कंपैटिबल। ओके, दूसरा केस देखते हैं। डायग्राम कंप्लीट रहना चाहिए, अच्छा दिखता है डायग्राम कंप्लीट रहता है तो। ठीक है, अब ये जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ है इसमें आप देख पा रहे हैं कि दिस एंगल इज नो मोर इक्वल टू 90 डिग्री। दिस एंगल इज नो मोर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में कहेंगे कि हमारा जो जॉइंट है उसने अपनी रिजिडिटी खो दी है। अब हमने तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमारा अगर लोड लगेगा तो भी हमारा मतलब डिफ्लेक्शन हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जॉइंट तो रिजिड रहना चाहिए था। लेकिन जॉइंट ने रिजिडिटी भी खो दी है अपनी। अगर जॉइंट की रिजिडिटी अगर खो गई है तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो जॉइंट है वो इट इज़ नॉट कंपैटिबल। तो क्या है कि जब हम फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ते हैं ना
तो कंपैटिबिलिटी का बहुत काम आता है, ठीक है। वहाँ पे जो अननोन हम लोग निकालते हैं वो कंपैटिबिलिटी के मदद से ही निकालते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको यहाँ पे अगर फील आ जाएगी थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी होती क्या है, कि उसका बेसिक मतलब होता क्या है कंपैटिबिलिटी का, तो जब हम इक्वेशंस लिखेंगे कंपैटिबिलिटी के तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने कंपैटिबिलिटी आखिर पढ़ा क्यों था यहाँ पे, ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी पढ़ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हमारे आपके बेसिक क्राइटेरियाज स्ट्रक्चर एनालिसिस के, ठीक है। इन जिन दिनों को हमने डिटेल में देख लिया है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम डील करेंगे, ठीक है।